केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान स्थित है? 1. जोधपुर, 2. जयपुर, 3. जैसलमेर, 4. बीकानेर, 5. अजमेर। सही उत्तर जोधपुर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गिरावट की प्रक्रिया को रोकने और संसाधनों के वैज्ञानिक और स्थायी प्रबंधन के लिए जोधपुर में 1952 में रेगिस्तान वनीकरण स्टेशन की स्थापना की गई थी। इसे बाद में 1967 में डेजर्ट वनीकरण और मृदा संरक्षण स्टेशन में विस्तारित किया गया और अंततः 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI में अपग्रेड किया गया। अतः सही उत्तर विकल्प 1 है। काजरी CAZR जोधपुर में मुख्यालय में स्थित 6 डिवीजनों के माध्यम से संचालित होता है। स्थान विशिष्ट समस्याओं पर काम करने के लिए विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में 5 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन स्थित हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन। भारत का शुष्क क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12% कवर करता है और 31.7 मिलियन हेक्टेयर गर्म रेगिस्तान और लगभग 7 मिलियन हेक्टेयर ठंडे रेगिस्तान के अंतर्गत आता। गर्म क्षेत्रों में उत्पादन और जीवन समर्थन प्रणाली कम और अनियमित वर्ष 420 मिलीमीटर वर्ष, उच्च वाष्पीकरण 1500-2000 मिमी वर्ष और खराब मिट्टी की भौतिक और उर्वरता स्थितियों से बाधित हैं। भारत में कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? 1. कर्नाटक, 2. जम्मू और कश्मीर, 3. उत्तराखंड, 4. उपर्युक्त में से एक से अधिक, 5. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर जम्मू और कश्मीर है। की पॉइंट्स। भौगोलिक लाभ। कश्मीर घाटी की अद्वितीय कृषि जलवायु परिस्थितियां अपनी समृद्ध जलोढ़ मृदा, शीतकाल और गर्म ग्रीष्मकाल के साथ केसर की खेती के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करती हैं। पंपोर क्षेत्र, जिसे प्रायः केसर शहर कहा जाता है, विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक कृषि पद्धतियां। 1. जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती एक सदियों पुरानी परंपरा है, जिसमें ज्ञान और तकनीक पीढ़ियों से चली आ रही है। केसर की गुणवत्ता और प्रामाणिकता को बढ़ाती है। उच्च गुणवत्ता वाला केसर। 1. कश्मीरी केसर अपनी तीव्र सुगंध, ज्वलंत रंग और प्रबल स्वाद के लिए जाना जाता है, जो इसे अन्य किस्मों से अलग करता है। 2. इसे भौगोलिक संकेत G टैग प्राप्त हुआ है, जो इसकी भौगोलिक उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी इसकी विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता को स्वीकार करता है। आर्थिक महत्व। 1. केसर की खेती क्षेत्र के हजारों परिवारों की आजीविका का स्रोत है। आधुनिकीकरण और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद केसर की खेती स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। सरकार की पहल। 1. सरकार ने केसर उत्पादकों का समर्थन करने के लिए विभिन्न योजनाएं और पहल शुरू की हैं, जिसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, स्थायी पद्धतियों को सुनिश्चित करना और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना है। पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में केसर की खेती को पुनर्जीवित करना है। वैश्विक मान्यता। 1. कश्मीरी केसर को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पसंद किया जाता है। इसकी बेहतर गुणवत्ता के कारण वैश्विक बाजारों में इसकी उच्च कीमत है। 3. अंडरस्कोर रेखा भारत के मध्य भाग में से गुजरती है। 1. कर्क, 2. मकर, 3. मेष, 4. उपर्युक्त में से एक से अधिक, 5. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर कर्क है। की पॉइंट्स। 1. कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। 2. स्थलीय भूमध्य रेखा के लगभग 23 डिग्री 27 अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 3. 17 देश ताइवान सहित जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत से होकर जाने वाला एकमात्र अक्षांश मार्ग है। 4. कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। 5. जिन 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है: गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 1. माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2. भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी कर्क रेखा के काफी करीब स्थित है। 3. 17 देशों, 3 महाद्वीपों, 6 जल निकायों के माध्यम से कर्क रेखा गुजरती है। 4. निम्नलिखित में कौन बायोडीजल पौधा है? 1. जावा घास। 2. रतनजोत। 3. गुग्गुल। 4. उपर्युक्त में से एक से अधिक। 5. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर रतनजोत है। की पॉइंट्स। 1. रतनजोत जेट्रोफा कर्कस एक ऐसा पौधा है जो अपने बीजों में उच्च तेल सामग्री के लिए जाना जाता है, जिसे जैव डीजल बनाने के लिए संसाधित किया जा सकता है। 2. यह पौधा सूखा प्रतिरोधी है और इसे सीमांत मिट्टी पर उगाया जा सकता है, जिससे यह जैव डीजल उत्पादन के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बन जाता है। 3. रतनजोत के बीजों से निकाले गए तेल का उपयोग सीधे डीजल इंजनों में किया जा सकता है या ट्रांसिस्टरिफिकेशन के माध्यम से बायोडीजल में संसाधित किया जा सकता है। 4. बायोडीजल के लिए रतनजोत का उपयोग जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में मदद करता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान देता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जावा घास। एक जावा घास का उपयोग मुख्य रूप से मृदा अपरदन नियंत्रण और पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। 2. यह जैव डीजल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। गुग्गुल। गुग्गुल एक पौधा है जो राल उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग पारंपरिक औषधि और इत्र बनाने में किया जाता है। 2. इसका जैव डीजल उत्पादन से कोई संबंध नहीं है। रोशा घास। रोशा घास का उपयोग सिट्रोनेला तेल निकालने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग इत्र, साबुन और कीट भगाने वाली दवाओं में किया जाता है। 2. इसका उपयोग बायोडीजल उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।